हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज का पार्ट, जिसमें हम दो पार्ट देखेंगे। एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप का पार्ट देखेंगे, जिसके लिए सेक्शन आता है 271, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड होता है, याद रख लेना, ठीक है। और एक आता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का पार्ट, जिसके लिए सेक्शन आता है 59, जो कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड नहीं होता, ये याद रखना। सेक्शन 59 किसका आता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का आता है। तो कंपलसरी किससे रिलेटेड है? कोर्ट से रिलेटेड। आप क्या करते हो? पेटिशन डालते हो। पेटिशन कैसे होगा वो मैं बता दूंगा, कौन कौन डालते हैं, वो नीचे मैंने दे रखा है। फिर आपको पता है कि जैसी जो ट्रिब्यूनल या कोर्ट है उसके ऑर्डर के थ्रू क्या होता है, वाइंडिंग अप हो जाता है, ठीक। और एक जो आता है वो किसके थ्रू आता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिससे हम क्या बोलते हैं कि वॉलंटरी लिक्विडेशन का पार्ट है। सेक्शन 59 उसका है। अब देखिए, कोड में तो बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन जो सेक्शन 59 है वो स्पेसिफिकली क्या है, वॉलंटरी लिक्विडेशन से रिलेटेड दे रखा है। अगर आप इससे पहले का पार्ट देखेंगे, अगर ये पर्टिकुलर कोड नहीं था और जब से अप्लाई हुआ, याद रखना ये 1 अप्रैल 17 से अप्लाई हुआ था वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में, तो उससे पहले तक 31 मार्च 17 तक वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में कौन सा लगता था? सेक्शन 304 लगता था, सेक्शन 304। तो अगर आप अरिहंत की बुक में देख रहे हो तो पुराने प्रोविजन है, याद रखना। कंपलसरी के केस में भी थोड़े प्रोविज़न चेंज हुए हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप पुराने प्रोविज़न देख रहे हो तो वो गलत है। आप ये मत बोलना कि सर आपने तो उसमें से ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया नहीं। तो अरिहंत की बुक में क्या अमेंड नहीं होते हैं, कुछ क्या होता है टैक्सेस में भी अमेंड नहीं होते कभी कभी, याद रखना। तो वैसे ही कभी कभी क्या देखिए, ये एक्ट से रिलेटेड है, तो ये कुछ चीज़ें क्या करते हैं, अमेंड नहीं करते और पुरानी चीज़ें ही दे देते हैं। जबकि आपको पता है कि देखिए कितना पुराना है, एक तरीके से पुराना ही हो गया। अगर आपको पता है कि अभी 2020 चल रहा है तो उसके हिसाब से क्या हो गया, ये पुराना ही हो गया। इनको दे देना चाहिए था लेकिन इन्होंने दिया नहीं, तो उसको देख लेंगे हम। अब देखिए, ये बोल रहा है कि वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कंपनी आपको पता है कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होती है। कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले के जो भी एक्ट है उससे क्रिएट हुई है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का पार्ट है। कॉमन सील होती है, ये आपने देखा था। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो कि लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। तो जब बनती लॉ के थ्रू है तो एंड भी क्या होगी, लॉ के थ्रू, मतलब लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही एंड होगी। तो वाइंडिंग अप क्या है, एक लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू कंपनी क्या होती है, क्लोज हो जाती है। कंपनी क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो जब भी आप वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन देखोगे तो वो डिजोल्यूशन नहीं होता, याद रखना। इक्वल टू डिजोल्यूशन नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी क्या जा रही है, डिजोल्यूशन की तरफ जा रही है। यानी कंपनी क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है, वो लीगल एंटिटी बनी हुई है। जैसे ही डिजोल्यूशन आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वाइंडिंग अप के थ्रू एक एंड रिजल्ट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। समझ गए? तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी एंड की तरफ जाती है। कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर पाएगी, अपने ऑपरेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी जो रजिस्ट्रार बोलते हैं ना, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, जो भी रजिस्टर है उसमें से नाम क्या करता है, हटा देता है, नॉर्मल पार्ट। तो जब भी हम लिक्विडेशन का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जनरली होगा। जैसे मैं कंपलसरी की बात कर रहा हूँ या वॉलंटरी की बात कर रहा हूँ, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर क्या करता है, जो भी एसेट्स है उसको अपने अंडर में ले लेता है और बेच देता है। बेचने के बाद जो भी पैसा रिलाइज होता है उसके थ्रू क्या करता है, लाइबिलिटी को पे कर देता है। जो भी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद अगर सरप्लस बचता है तो बाकी शेयर होल्डर को दे देता है। लेकिन कभी भी अगर डेफिशिएंसी का पार्ट आता है तो आपको पता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज आपने सुने होंगे इसमें। अगर आपने ये वाला पूरा का पूरा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का पार्ट पढ़ा है तो ए लिस्ट आते हैं और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आते हैं। तो इनके थ्रू एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, पेमेंट का पार्ट हो जाता है, यानी डेफिशिएंसी वो बियर कर लेते हैं। तो वो देखिए, वो पार्ट तो आपका इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलर प्रोसीजर दे रखे हैं वो सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक कंपनी किसके थ्रू आती है, लीगल प्रोसेस के थ्रू आती है। और एंड भी क्या होता है, कंपनी का एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ही होता है, लॉ के थ्रू ही होता है। लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसीजर है बाय विच द कंपनी कम्स टू एन एंड। आ गया, ठीक है। दस ए कंपनी बीइंग ए क्रिएशन ऑफ लॉ कैन नॉट डाई ए नेचुरल डेथ। तो वो नेचुरल डेथ तो होगी नहीं उसकी। उस केस में किसके थ्रू होगी, या तो कोर्ट के थ्रू, यानी कंपलसरी, या वॉलंटरी, ये बोल रहा है। ए कंपनी व्हेन फाउंड नेसेसरी कैन बी लिक्विडेटेड। कंपनी को जब लगे वो लिक्विडेट हो सकती है। देखिए, वॉलंटरी के केस में बोल रहा है। कोर्ट के थ्रू तो क्या है, देखिए आपके बहुत सारे होंगे, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो या स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया इससे रिलेटेड, तो वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा, जो कि किससे रिलेटेड होगा, कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड होगा, जिसके लिए मैंने बोला सेक्शन 271, याद रखना, ठीक है। लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप इज ए प्रोसेस बाय विच ए कंपनीज एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड। वही चीज़ बोल दी वापस से। सबसे पहले लिक्विडेटर, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, वो अपॉइंट किया जाएगा आइदर बाय शेयर होल्डर और द कोर्ट। और लेकिन इसके अलावा देखिए सेक्शन 272 है जिसमें बोला गया है कि पेटिशन डाल सकते हैं। तो कौन कौन डाल सकता है वो मैंने नीचे कवर कर रखे हैं।
तो ज़रूरी नहीं है शेयर होल्डर्स और भी हो सकते हैं, यहाँ तो नॉर्मल वे में दे रखा है। द लिक्विडेटर सुपरवाइज द लिक्विडेशन विच इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड रियलाइजिंग द कंपनीज असेट, बोल दिया टर्निंग दैम इनटू कैश। तो जो भी पैसा आया अब क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ या जो भी डेट बोलते हैं उनका पे करेंगे, और उसके बाद अगर फंड बच गया तो वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बोला तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि इससे आप क्या होते हैं कि मैं बोलता और फिर मैं आपको बताता रहता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। अब अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोड ऑफ वाइंडिंग अब दे रखा है। यहाँ पे आपका जनरली मान के चलो कि ये कंपलसरी है और ये क्या है, वॉलंटरी है। यहाँ पे बोल दिया कि अगर डेट पे नहीं कर पा रही कंपनी तो उस केस में कौन सा लगता है प्रोसीजर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विद इट्स रेगुलेशन। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ग्राउंड्स अदर देन इन एबिलिटी टू पे डेट्स। तो जब नया प्रोविज़न आया, मैंने क्या बताया, नया प्रोविज़न इससे रिलेटेड नहीं, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड नहीं, वॉलंटरी से रिलेटेड नहीं, 271 में भी चेंजेस है। तो अरिहंत की बुक में देखोगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, एक तरीके से कि वो डेट का पेमेंट नहीं कर पाए जनरली, ये देखेगा तो वो पुराना पार्ट याद रखना। या दूसरी तीसरी लाइन में क्या लिख रखा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास अरिहंत की बुक पड़ी है, उसमें लिख रहा है इफ़ द कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट्स, ऐसे लिखा होगा। तो आपको पता है कि वो हट गया है। तो जब सेक्शन मैंने 271 नीचे कवर कर रखा है यानी दूसरे तीसरे पेज पे, तो वहाँ देख लेना कुछ अलग पार्ट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि और भी रीजन हो सकते हैं इसके अलावा। तो उस केस में क्या लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 विथ कोर्ट रूल्स, तो सेक्शन क्या लगता है, 271 लगता है। और यहाँ पे वॉलंटरी की बात कर रहा है तो उस केस में क्या बोल रहा है, अगर 31 मार्च 17 तक का पार्ट होता तो सेक्शन कौन सा लगता, 304 लगता। लेकिन अब ये हट गया है क्योंकि 1 अप्रैल 17 से अब क्या लगता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगता है, जिसका क्या लगता है, सेक्शन 59, जिसका प्रोसेस क्या है, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट है, रेगुलेशन 2017। तो वो देख लेंगे क्या बोल रखा है। तो आपको देखिए जैसे आप पूरी पीडीएफ पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, और इसको 2 बार देखोगे तब जाके आपके माइंड में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है ना, क्योंकि इसमें सेक्शन ही आ गए। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपको वापस से देखना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप दे रखी है, तो क्या दे रखी है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 94A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 एज एप्लीकेबल। अब देखिए क्या बोल दिया, वाइंडिंग अप इस एक्ट में, यानी एक तो ये बोल रहा है इट इंक्लूड्स, एक तो ये, और दूसरा क्या बोल दिया, लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब देखिए वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कंपलसरी वाइंडिंग अप का पार्ट दे रखा है। तो किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड हो गया। और जब हम वॉलंटरी की बात करेंगे वो आगे देखेंगे, जो कि सेक्शन 59 से रिलेटेड हो गया। तो याद रखिए सेक्शन 271 और सेक्शन 59। सेक्शन 271 कंपलसरी, तो देखिए आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, वाइंडिंग अप ए कंपनी बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपलसरी। सेक्शन क्या लगता है, 271। अब सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या हो गए, जो प्रोविजंस दे रखे हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकता है, मतलब कोर्ट के थ्रू हो सकता है। वाइंडिंग अप ऑर्डर जो भी है वो किसके थ्रू होगा, कोर्ट के थ्रू होगा। अब यहाँ पे पेटिशन डालनी पड़ती है, तो यहाँ पे देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। चाहे आप पहले ये पढ़ सकते हैं कि पेटिशन कौन कौन देता है, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये बोला पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू ट्रिब्यूनल कैन बी मेड बाय, कंपनी दे सकती है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का ग्रुप हो गया, या पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर भी दे सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए अगर हम बोलेंगे कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर क्या होंगे, रिलेटिव यही हो गए, तो वही दे सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज पूरी के पूरी एक साथ जो ग्रुप हो गए शेयर होल्डर्स का, वो एक साथ क्या कर सकता है, कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकता है। रजिस्ट्रार हो गया, एनी पर्सन ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ, ठीक। इन केस अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडलेंट मैनर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं बोल रहा, याद रखना, ये बोल रहा है कि अगर कंपनी के जो भी ऑपरेशन है वो फ्रॉडलेंट मैनर में चल रहे थे, कंपनी धोखा कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस उसने गलत दिखाया ताकि जानबूझ के आप क्या हो, अट्रैक्ट हो शेयर होल्डर, जानबूझ के इस तरीके से रिपोर्ट दिखाई ताकि फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके, लोन ले सके, फिर बैंक को पे भी नहीं करा, तो उस केस में वाइंडिंग अप का पार्ट आ जाता है। जो भी एसेट बिकती है, फिर जो भी डिवेंचर होल्डर, जो भी फाइनेंस प्रोवाइडर हो गए, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उनको पे कर दिया जाता है। तो इस केस में कौन डाल रहा है कोर्ट में पेटिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद ही डाल रही है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं। तो अगर मैं आपको पुराने वाले बताऊं तो पुराने वाले बोल के बता देता हूँ कुछ एक दो। पहले क्या था, ये था कि इफ़ द कंपनी डज नॉट कमेंस इट बिजनेस विद इन एन ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन और सस्पेंड इट बिजनेस फॉर ए होल ईयर,
तो अगर 1 साल तक कंपनी अपना बिजनेस नहीं चलाती थी, पहले ये सारे पार्ट थे। अगर कंपनी अपने डेट का पेमेंट नहीं कर पाती, ये वाला पार्ट था, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कंपनी अपनी जो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, एक तरीके से जो भी मीटिंग होती है स्टैट्यूटरी या जनरल मीटिंग बोल सकते हो, या जो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है उसमें जो भी रिपोर्ट है वो ढंग से पेश नहीं कर पाई, तो उस केस में भी क्या होता है, वाइंडिंग अप का पार्ट आ सकता है। ये सारे के सारे जो नीचे मैंने बताया सेक्शन 272 के अकॉर्डिंग वो पेटिशन डाल सकते थे, लेकिन अब देखिए चेंज हो गया। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये 15 दिसंबर 16 से एप्लीकेबल था। एक बार आप कंफर्म कर लेना चाहे नेट पे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है करने की क्योंकि अब तो ये प्रोविज़न लग रहे हैं, तो आपको यही पढ़ने पड़ेंगे ABCDE। ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंपनी हैज़ रिसॉल्व दैट कंपनी बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी ने खुद ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कौन पेटिशन दे रही है, कंपनी। तो कंपनी खुद ही रिसॉल्व कर रही है कि हम किससे वाइंडिंग हम होंगे, कोर्ट के थ्रू यानी ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी हैज़ रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब फेवर में कितने जने होने चाहिए, 3/4, ठीक है। कितने होने चाहिए, 3/4। तो 75% एक तरीके से फेवर में होने चाहिए। अब देखिए बी क्या बोल दिया, कंपनी हैज़ एक्टेड। और एक और चीज़ याद रख लेना कि एक तरीके से ये पब्लिक इंटरेस्ट के अपोज नहीं होना चाहिए। जो भी जनरली कंपनी ने रिजॉल्व किया, तो ये नहीं कि पब्लिक का नुकसान पहुंचा के वाउंड अप करने की कोशिश कर रही है, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पब्लिक को इससे नुकसान हो रहा है वाइंडिंग अप होने की वजह से। तो पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जनरली कोर्ट ये भी देखेगा, जब भी पेटिशन फाइल करेंगे तो कोर्ट देखेगा कि भाई इसको प्रोसेस स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इसका प्रोसेस स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हो संप्रभुता हिंदी में बोलते हो, या आप क्या बोलते हो, एकता बोलते हो, अखंडता बोलते हो। तो ये बोल रहा है कि उसके अपोज में अगर आपने कोई काम किया है आपकी कंपनी ने, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी, ये बोल दिया। देखिए जनरली इसमें यही बोल रहा है कि जो भी एक्ट किया गया है किसके अगेंस्ट किया गया है, इंडिया के अगेंस्ट, या हम बोल सकते हैं कंट्री के अगेंस्ट, यानी कंट्री को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगर आप सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी देखोगे तो वो क्या होती है, संप्रभुता और एकता अखंडता बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। आप हम बोल सकते हैं कि फॉरेन स्टेट में हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी एनिमी कंट्री है, जहाँ पे आपको पता है कि उनके साथ आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, जानबूझ के आपने ट्रांजैक्शन कर लिए, जबकि आपको पता है कि रेगुलेशंस में बताया गया है कि इन कंट्री के साथ आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप कर रहे हो तो फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हो। पब्लिक ऑर्डर को आप क्या कर रहे हो, नुकसान पहुँचा रहे हो। ढंग से पढ़ना, एक्टेड अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, ऐसे एक्टेड अगेंस्ट डिसेंसी, इसका मतलब क्या है, आपने शिष्टता, ठीक है, आपने अच्छे व्यवहार को फॉलो नहीं करा है, जानबूझ के पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मॉरलिटी, आपने एथिकल बिहेवियर नहीं किया, ठीक। तो अगर आपने पर्टिकुलर ये नहीं करा तो उस केस में क्या हो गया, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अपोज हो सकती है या कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, ट्रिब्यूनल के थ्रू। कौन पेटिशन देंगे, ये नीचे कोई भी दे सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि फ्रॉडलैंड मैनर में अगर काम किया गया, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि देखिए, ये बोल रहा है द रजिस्ट्रार भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि कंपनी ने जो बताए थे ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रही। कंपनी जो भी काम कर रही है वो लॉफुल तरीके से नहीं कर रही, लीगली नहीं कर रही। कंपनी क्या कर रही है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रही है। कंपनी के जो वर्कर, या हम बोल सकते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर मैनेजर जो भी है, वो फ्रॉडलैंड मैनर में काम कर रहे हैं, वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो रजिस्ट्रार या कोई भी एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे। द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडलैंड मैनर, or the company was formed for fraudulent and unlawful purpose, or the persons concerned in the formation or management of its affair have been guilty of fraud, misfeasance or misconduct in connection therewith, and that is the proper that the company be wound up। अब सोचिए, देखिए आपने क्या करा, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी, पेटिशन दी। अब ट्रिब्यूनल इस राय को रखती है, ये बोल रहा है कि कंपनी ने जो भी कंडक्ट किया है वो धोखा देने के उद्देश्य से किया गया। इसका मतलब कंपनी बनी ही इसके लिए, कंपनी फॉर्म ही किसके लिए की गई है, फ्रॉड करने के लिए की गई है या इलीगल काम के लिए की गई है, ठीक है। शुरू में एक तरीके से क्या दिखा दिया, कागजों में तो दिखा दिया लीगल, लेकिन बनी किसके लिए, अनलॉफुल काम के लिए बनी हुई है, जो कि हम बोल सकते हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है, या जो भी स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर है, जिन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया,
उनके पैसा डूबने के चांस है। तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, ये बोल रहा है। और द पर्सन या उसके कंपनी के अंदर जो भी पर्सन है कंसर्न इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है आपका, कपट, या आप बोल सकते हो धोखा, ये तो जनरली आपको पता ही है। अब देखिए फ्रॉड किस सेंस में हो सकता है, आपको बताया कि देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब प्रॉस्पेक्टस दिया तो उसमें उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे कंपनी के, वो मैनेजमेंट में क्या दिखा दिए, बहुत अच्छे दिखा दिए सीए के साथ मिलके। सीए को बहुत ज़्यादा पैसा खिला के जनरली क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट अच्छी क्वालिफाइड दे दी, जो भी रिपोर्ट है, जो हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में और बेस्ट वे में दिखा दी, ये बोल सकते हैं। जो भी बैलेंस शीट पीएनएल है उस पर जो प्रॉफिट का पार्ट है, सेल का पार्ट है, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखा दिया, जिससे एक तरीके से शेयर होल्डर क्या हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए और वो कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। बाद में पता चल जाए कि कंपनी तो इंसॉल्वेंट होने वाली है, कंपनी के तो डूबने के चांस है, ऐसा भी हो सकता है। या कंपनी ने आपके पैसे खा लिए, कंपनी ने आपके साथ धोखा करा, ये भी हो सकता है। फिर आ गया मिसफिजेंस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब जनरली ये होता है कि मान के चलिए आप कोई काम करते हो, वो काम तो लीगल है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से, जानबूझकर नहीं बोल रहा, जानबूझकर करोगे तो वो तो अलग बात है, फ्रॉड कर रहे हो एक तरीके से। मिसफिजेंस का मतलब क्या हो गया, काम तो लीगल है, एक्ट क्या है लीगल, लेकिन आपने लापरवाही से किया, इस वजह से क्या हो गया, सामने वाले को नुकसान हो गया। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर किस में होता है, मेडिकल वाले पार्ट में होता है, हेल्थ केयर से रिलेटेड। डॉक्टर है, देखिए आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है जनरली, किसको, जो भी पेशेंट को। ठीक है, जो भी उसका पेशेंट है उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, मेडिकेशन लिख के देता है कि ये दवाइयाँ आपको ले लेनी है। उसमें से अगर उसने डोजेस गलत लिख के दे दिया और उसको नुकसान हो गया पेशेंट को, क्या पता डेथ हो गई, तो इसका मतलब क्या है, डॉक्टर के ऊपर केस चलेगा। ठीक है, चाहे डॉक्टर ने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं करा, था तो लीगल एक्ट। लीगल एक्ट क्या था कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता था, मेडिकल से रिलेटेड दवाइयाँ लिख के दे सकता था, लेकिन उसने अपनी लापरवाही के थ्रू क्या कर दी, गलत दवाइयाँ लिख के दे दी, जिससे जो पेशेंट है उसको नुकसान हो गया, या तो वो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, या उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में क्या होगा, डॉक्टर से पेनल्टी लेंगे, डॉक्टर पे केस लगेगा। वैसे ही कंपनी के केस में बोल रहा है कि कंपनी कोई लीगल काम कर रही है, लेकिन जानबूझ के लापरवाही से सामने वाला जो भी क्लाइंट बोल सकते हो, स्टेक होल्डर बोल सकते हो, लोन प्रोवाइडर बोल सकते हो, क्रिएटर, ये उनको नुकसान हो गया, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो किसको बियर करना पड़ेगा, वो इनको ही बियर करना पड़ेगा, मतलब कंपनी को ही बियर करना पड़ेगा, या कंपनी के जो भी मैनेजमेंट के पर्सन है या कंपनी को फॉर्म करने वाले पर्सन है उनको बियर करना पड़ेगा। वैसे आपको देखो बोल रहा है मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब क्या हो गया, इन कनेक्शन बोल रहा है, तो इसका मतलब किससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। तो आप क्या बोलोगे, जानबूझ के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हरेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर। तो मिसकंडक्ट मतलब हिंदी में होता है दुराचरण, क्या होता है, दुराचरण। तो जानबूझ के फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं अपने कलीग से, हम बोल सकते हैं कि जो नीचे काम करने वाले हैं उनको आप क्या कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, हरेस कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो ये सारे मिसकंडक्ट में आ सकते हैं। तो उस केस में लगता है, तो उस केस में रजिस्ट्रार या इन पर्सन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑथराइज पर्सन है, अगर ट्रिब्यूनल को अप्लाई करा और ट्रिब्यूनल अगर मान गया कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर उस केस में वाइंडिंग अप का ऑर्डर चालू हो जाएगा और कोर्ट क्या करेगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। द कंपनी हैज़ मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रिसीडिंग 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पहले तो फिर भी क्या था कि स्टेचुटरी मीटिंग में जो भी एक तरीके से स्टेचुटरी रिटर्न है वो ढंग से पेश नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे तो अब देखो टाइम दे दिया कितना, कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में। ये क्या बोल रहा है एक तरीके से, अब देखिए पूरा पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रिसीडिंग 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रार या जो भी पर्सन है, या जो नीचे पेटिशन की बात कर रहे हैं, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ये दे सकते हैं कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न ढंग से फाइल नहीं की। फिर आपका लास्ट पॉइंट दे रखा है, द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। अब देखिए जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, ये अगर जस्टिफाइबल है, कोर्ट को लग रहा है, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट को लग रहा है कि वाउंड अप करना सही रहेगा, एक तरीके से पब्लिक के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि एसेट बेचने के बाद जो भी स्टेक होल्डर है, जो क्रेडिटर है, जो डेट प्रोवाइड करने वाले, जो लोन या फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उनको उनका पैसा मिल जाएगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोर्ट को लग रहा है कि इसको चलते हुए रहने देना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए, तो उस बेसिस पे क्या करेगा, उसको बंद नहीं करेगा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये जस्टिफाइबल है,
ये इक्विटेबल पार्ट है कि कंपनी को बंद करना चाहिए तो वो बंद कर सकता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर कंपनी सिर्फ मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचाती है, मेजोरिटी मतलब जिनके शेयर होल्डिंग ज़्यादा है 20%, 25%, और छोटे जिन्होंने 1-2% कंपनी के शेयर होल्डिंग ले रखी है, 5%, 6% ज़्यादा नहीं कर रखी, तो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं देखा जा रहा, ज़्यादातर मेजोरिटी शेयर होल्डर के देखा जा रहा है। तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या बोल सकते हैं रजिस्ट्रार या जिसको भी लग रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज को भी लग रहा है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, अगर वो चाहे कम भी हो तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर बोल रहा है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल दूं, डेडलॉक हो जाता है मैनेजमेंट में। डेडलॉक का मतलब जनरली क्या होता है, देखिए मान के चलो प्राइवेट कंपनी है और उसमें 2 ही पर्सन है, या बोल सकते हो 2 ही एक तरीके से मैनेजमेंट में डायरेक्टर है, ठीक, जैसे ए और बी। अब वो एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद नहीं कर रहे, वो इतने एक दूसरे चिढ़ गए कि बात करना ही पसंद नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी का ऑपरेशन ही रुक जाएगा, कंपनी का काम ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ना मीटिंग कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली डेडलॉक हो गया। तो ट्रिब्यूनल फिर क्या करेगा, अगर उसे लगेगा तो वो क्या करेगा, वाइंडिंग अप कर देगा। तो वो ट्रिब्यूनल के ऊपर है, अगर उसको लग रहा है कि इस केस में भी चल सकता है तो चल लेगा। जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी दोनों की शेयर होल्डिंग क्या हो गई, 50-50% हो गई, तो 50-50 के केस में भी क्या हो सकता है, कभी कभी वो वाउंड अप का केस दे सकता है, क्योंकि ये नहीं पता कि हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट का पार्ट कौन संभालेगा या मैनेजमेंट का काम कौन संभालेगा। तो अगर शेयर होल्डिंग बेच के पार्ट सही हो जाता है तो ठीक है, फिर तो ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, यानी कोर्ट क्या बोलेगा कि कंपनी को चलते रहना चाहिए, शेयर्स को बेच देते हैं। लेकिन जहाँ पे उसे लग रहा है कि यार शेयर बेच के भी ऐसा पार्ट नहीं हो पाएगा, या हम बोल सकते हैं कि कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता रहेगा, तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे क्या कर देगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। पेटिशन मैंने बता दिया वाइंडिंग अप की। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पेटिशन बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब क्यों, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएंगे कि कौन जो कॉन्ट्रीब्यूटरी की बात कर रहे हैं, यानी जो मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, वो कब पेटिशन दे सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये नए पॉइंट से रिलेटेड है, क्या पता इसके रिलेटेड भी पॉइंट चेंज हो गए, क्योंकि मैंने पुराने पॉइंट्स अभी से रिलेटेड देखे नहीं। तो अगर आप चाहो तो मैच कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि पहले पुराने पॉइंट क्या थे, लेकिन ये तो मैंने नए पॉइंट के हिसाब से ही कवर किए हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी शुड बी एंटाइटल टू प्रेजेंट ए पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जो कि ऊपर आपने पढ़ लिया था सेक्शन 272 के अकॉर्डिंग। 271 क्या बता रहा है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूनल कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, और किसके थ्रू देगा, सबसे पहले कौन पेटिशन देंगे, वो है सेक्शन 272, ठीक है, जिसमें पेटिशन कौन दे रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी दे रहा है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी बोल रहा है पुराना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ। पर कब, ये बोल रहा है कि उन 18 महीने के दौरान, कब, जब वाइंडिंग अप कमेंस हुआ था उससे जस्ट पहले के 18 महीने, उनके दौरान कम से कम 6 महीने तक उसने क्या कर रखे हो, शेयर होल्ड कर रखे हो। समझ गए। जैसे आप मान के चलो कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, 31 दिसंबर, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो इसकी जगह ये मान के चलो कि 1 जनवरी 20 को अगर वाइंडिंग अप कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले के जस्ट 18 मंथ ले लो, कितने होते हैं। देखिए 1 जुलाई 19 तो 1 साल हो गया, और उससे पहले के 6 महीने ले लीजिए, तो ये आ गया 1 जुलाई 18, ठीक है। तो हाँ ये सही रहेगा। तो देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, और उसके बाद 19 का पूरा पार्ट आ गया। हाँ क्योंकि 31 दिसंबर आप 19 लेते तो भी समझ जाते, तो उसके हिसाब से 18 मंथ होते। तो ये बोला 1 जुलाई 18 से लेके 1 जनवरी 20 के बीच में 18 मंथ का पार्ट बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो वाइंडिंग अप का कमेंसमेंट है उससे जस्ट पहले के 18 मंथ के दौरान एटलीस्ट उस शेयर होल्डर ने 6 महीने अपने पास रखे हों। इसका मतलब रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, या उसको अगर ट्रांसफ़र हुए हैं तो किस केस में, अगर जो फॉर्मर होल्डर था उसकी डेथ हो गई। तो जैसे मैंने मान के चलो कि बोल दिया कि एक फादर है उसकी डेथ हो गई, तो जो बेटा है नॉमिनी बना हुआ था तो उसके नाम पे आ गए शेयर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसने भी एटलीस्ट कितने 6 मंथ इसको होल्ड किया हो। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है, तब जाके वो पेटिशन दे सकता है। शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ ए कॉन्ट्रीब्यूटरी वर आइदर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम or have been held by him for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of winding up and registered in his name or have transferred to him through the death of a former holder। तो ये बोल रहा है कि ओरिजिनली उसको अलॉट किए होने चाहिए, या अगर उसने हेल्ड किए हुए अपने पास, जैसे ट्रांसफ़र के थ्रू आए, तो आपको पता है कि जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेचे जाते हैं, जो कि आपको पता है कि लिस्टेड कंपनीज में जनरली होता है। तो अगर आपके पास आ गए, आपने 8 मंथ होल्ड करके रखे, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी का काम सही नहीं है तो आप पेटिशन दे सकते हो, क्योंकि आपने एटलीस्ट उसको 6 मंथ होल्ड करके रखा हुआ है। कब, कंपनी के वाइंडिंग अप से जस्ट 18 मंथ पहले।
18 मंथ के अंदर, ये मान के चलिए, इमीडिएटली बोल रहा है ना, 18 मंथ इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो याद रखना उस 18 मंथ के दौरान आपको मिनिमम 6 मंथ क्या करना है, होल्ड करना है। और याद रखना ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी जब भी क्या करेगा, पेटिशन फाइल करेगा तो इन पॉइंट्स को इग्नोर करेगा। ही मे बी द होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने उससे सारा अमाउंट मांग लिया हो, जो भी उसका ड्यू अमाउंट है, क्या पता उससे फर्स्ट कॉल तक ही मांगी हो, उसके भी सेकंड कॉल बची हो, ऐसा भी हो सकता है। कंपनी मे हैव नो असेट एट ऑल, तो ये भी देखिए पॉइंट इग्नोर करना, क्या पता कंपनी के पास असेट भी हो। ये बोल रहा है कि कंपनी मे हैव नो असेट एट ऑल, तो इस पॉइंट को इग्नोर मारना है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, क्या पता कंपनी के पास अभी असेट्स भी हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, पेटिशन डाल सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि कंपनी के पास असेट नहीं होगी तभी पेटिशन डालोगे, कि कंपनी के पास तो एसेट ही नहीं है तो कंपनी एक तरीके से क्या हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, ऐसा नहीं बोलोगे। अगर कंपनी के पास एसेट्स है तब भी आप पेटिशन डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर रीज़न आपको देना पड़ेगा। कंपनी में हैव नो सरप्लस एसेट लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द शेयर होल्डर आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स लाइबिलिटी। तो इस पॉइंट को भी चाहे आप इग्नोर कर देना, आप ये मत बोलना कि कंपनी के पास क्या है, जितना भी पेमेंट किया गया लाइबिलिटी का, उसके बाद सरप्लस का पार्ट कुछ बचा हुआ है जो कि शेयर होल्डर के लिए बचा है, चाहे हो चाहे नहीं हो, तब भी आप पेटिशन दे सकते हो। तो इस पॉइंट को इग्नोर करना है, जनरली बोल दिया। फिर आपको बोल दिया पेटिशन बाय रजिस्ट्रार। अब देखिए यहाँ पे जनरली यही बोल रहा है ना, रजिस्ट्रार शुड बी एंटाइटल टू प्रेजेंट ए पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 271 एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 271 ए और ई। तो अगर आप ई वाला देख रहे हो तो लास्ट में तो वही था जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे, और ए वाला ध्यान हो तो वो कंपनी देती है, रिसॉल्व करती है। तो इसका मतलब बी सी डी हो, उस केस में जनरली रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, पेटिशन दे सकता है। बी कौन सा था, जनरली देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी। तो हम बोल सकते हैं कि कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाला हो, या एक्ट जो पब्लिक ऑर्डर यानी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, मॉरलिटी के खिलाफ हो, डिसेंसी उसके खिलाफ हो, या फॉरेन स्टेट को एक तरीके से फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। सी वाले में जनरली क्या बोल दिया आपका, वही फ्रॉडलैंड मैनर में कर रहा है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, अनलॉफुल पर्पज़, या फॉर्म ही इसलिए हुई है कि लॉ के थ्रू काम नहीं करना, लीगली काम नहीं करना, फ्रॉड करना है, या लापरवाही के थ्रू भी हो गया, या हम बोल सकते हैं कि जो भी वर्कर मैनेजर ये काम कर रहे हैं तो वो फ्रॉड कर रहे हैं, लापरवाही के थ्रू हो गया, या मैनेजमेंट जो भी है या जिनके थ्रू फॉर्म हुआ है वो मिसकंडक्ट भी कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो ये सारा पार्ट होगा तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, पेटिशन कर सकता है। पर यहाँ पे क्या बोला, रजिस्ट्रार शुड ऑब्टेन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए आ गया, तो ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी टू द प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन, कि मैं पेटिशन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी पहले कि ये पर्टिकुलर जो भी पेटिशन है वो सही है नहीं है। पर साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंपनी को भी मौका देगी कि जैसे इसने सैंक्शन के लिए एक तरीके से अप्रूवल ली है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वैसे ही वहाँ पे क्या हो रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट अकॉर्ड इट सैंक्शन अनलेस द कंपनी हैज़ बिन गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि रजिस्ट्रार ने पर्टिकुलर पेटिशन दी है और उसके रीज़न ये बताया है, तो आप बताइए, अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए कि पर्टिकुलर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मतलब एक तरीके से डिफेंड करने के लिए बोला जाता है कंपनी को कि इन पर्टिकुलर जो भी रीज़न है इनसे आप डिफेंड करके बताइए कि सही है या नहीं है, तब जाके एक तरीके से सैंक्शन दी जाएगी। किसको, रजिस्ट्रार को, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तब जाके वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है, पेटिशन देता है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल देखेगा कि मुझे वाइंडिंग अप का ऑर्डर देना है या नहीं देना, ठीक है, यानी सैंक्शन करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे बोल रहा है पेटिशन बाय कंपनी, ए पेटिशन प्रेजेंटेड बाय कंपनी फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल शुड बी एडमिटेड ओनली इफ अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखा नहीं होगा, तो जनरली अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम बाद कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, जिसमें लिस्ट ए होती है, लिस्ट बी सी डी ई एफ जी एच ये होती है, लिस्ट जी तक होता है, लिस्ट एच तो आंसर निकल के आता है आपका सरप्लस या डेफिशिएंसी, और लिस्ट एच क्या होती है, अलग से बनती है। तो मैंने क्या करा, एग्जाम्पल के थ्रू ही कवर कर लिया ताकि मुझे आपको फॉर्मेट को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो मेरे हिसाब से वो अगली वीडियो में होगा, लेकिन उससे रिलेटेड फॉर्मेट का पार्ट, मतलब एग्जाम्पल का थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको समझा दूंगा, ठीक। अब आपको बोल रहा है कॉपी ऑफ पेटिशन मेड अंडर दिस सेक्शन शुड ऑल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। तो जो भी पेटिशन एक तरीके से की गई है कंपनी द्वारा कोर्ट को, तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी फाइल की जाएगी। और बोल रहा है एंड रजिस्ट्रार शुड विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन सबमिट हिज व्यू टू ट्रिब्यूनल
विद इन 60 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच पेटिशन। अब मान के चलिए कंपनी ने क्या करा, कोर्ट में पेटिशन दी वाइंडिंग अप की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि जो भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया और जो भी और कोई फॉर्म या एनेक्सर का पार्ट हो गया वो रजिस्ट्रार को भी दिया जाएगा, उसकी कॉपी कौन देगा, कंपनी देगा, ये मान के चलिए, ठीक है। अब कंपनी देखेगी और कंपनी को प्रिजुडिस नहीं होना, इसका मतलब बायस नहीं होना, ये मान के चलिए, या दूसरे प्रोविजन को, ये बोल रहा है कि विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन। हम बोल सकते हैं कि पहले से प्री कंसेप्शन नहीं बनाना कि नहीं यार ये प्रोविजन है इसके हिसाब से सही है, तो एक तरीके से बोल रहे हैं कि और किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को उसको कंसिडर नहीं करना, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंपनी ने दिए हैं तो वो रजिस्ट्रार देख रहा है सही है या नहीं है, तो वो अपने व्यू किसको देगा, कोर्ट को देगा, किसके अंदर, 60 डेज़ के अंदर जैसे ही पेटिशन रिसिप्ट हुई है। तो कोर्ट को पेटिशन रिसिप्ट हुई, उसके 60 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को क्या करना, सॉरी ट्रिब्यूनल बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को अपने व्यू देने पड़ेंगे 60 डेज़ के अंदर। फिर आपको बोल रहा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब देखिए आपका ये सारा पार्ट तो हो गया। अब जनरली आपका जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप का पार्ट आ रहा है, जिसके लिए मैंने बताया था कि सेक्शन क्या लगता है 59। अब आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट, तो देखिए जब भी क्या करते हैं आप बुक में देखते हैं तो वो लिखा हुआ आता है 301 के आगे 1 लिखा हुआ आता है और नीचे क्या बता दिया जाता है कि ये एक्ट एक तरीके से अब हट गया है, क्योंकि जनरली अब कौन सा लगता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लगता है। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ऊपर कैसे आप देख लेना चाहे, पहले पेज पे ही मैंने आपको बताया था कि अप टू 31 मार्च 17 कंपनीज एक्ट 2013 लगता था विद कोर्ट रूल, मतलब 304 लगता था। अब क्या लगने लग गया, सेक्शन 59। तो आप याद रखना कि ये वाला पार्ट अब आपका आएगा ही नहीं। तो अगर आप रेफरेंस बुक से देखते हो तो आपको पुराने प्रोविजन दिखेंगे, जबकि आपको क्या देखना है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का सेक्शन 59 कवर करना है, ठीक है। तो शुरू में आपको यही बोल रखा है, ये क्या बोल रखा है, आफ्टर नोइंग अबाउट द मोड्स ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जो आपने ऊपर पढ़ा, लेट अस नाउ डिस्कस द मोड्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। एक कंपनी में भी वाउंड अप वॉलंटरीली। अब देखिए इसमें प्रोसेस लंबे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया। एक तो आपका क्या है, ऑर्डिनरी या जो आप नॉर्मल जनरल रेजोल्यूशन बोलते हो, और एक आपका कौन सा, स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड पार्ट है। ये बोल रहा है इफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग पास द रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाउंड अप voluntarily as a result of expiry of the period for its duration, if any fixed by its article, or on the occurrence of any event in respect of which the article provide that company should be dissolved। देखिए सीधी सी बात है, जनरल मीटिंग है, उसमें नॉर्मल क्या हो रहा है, जनरल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो उस केस में क्या बोल रहा है, कब हो रहा है, जब पहले से ही आर्टिकल में फिक्स कर दिया गया कि हम 3 साल तक चलेंगे, 4 साल तक चलेंगे, यानी हम 4 साल तक ही कंपनी रन करेंगे। अगर 4 साल जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ये हो गया। या किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पर हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उस केस में बोल दिया कि जैसे ही आर्टिकल में अगर ये लिख दिया तो जैसे ही जनरल रेजोल्यूशन पास होता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड ख़त्म, उसके बाद जैसे जनरल रेजोल्यूशन पास हुआ तो कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये था सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है इफ द कंपनी पासेज ए स्पेशल रेजोल्यूशन दैट कंपनी बी वाउंड अप वॉलंटरली। इसी तरीके से अदर केसेस में क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था। तो ये 2 पार्ट थे, इसके डिटेल में पार्ट थे। अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हट गए। अब हमें क्या देखना है, सेक्शन 59 देखना है, जो कि आपका नया है। तो यहाँ पे आपको ये कवर करना है, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और क्या पता इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविज़न आपका आ सकता है। अब देखो ये जो कोड है इसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न है, लेकिन जब हम वॉलंटरी की बात करें तो वो क्या है, सेक्शन 59 से रिलेटेड ही कवर कर रहा है। अब देखिए ये जनरली यही बोल रहा है कि सेक्शन 59 इसलिए दे रखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का कि जनरली कोई भी पर्सन डिफ़ॉल्टर हो गया या कंपनी अगर क्या डिफ़ॉल्टर हो गई, ठीक है, और जानबूझ के फिर वो वॉलंटरी एक तरीके से लिक्विडेशन का पार्ट ले रही है डिफ़ॉल्टर होते हुए, तो वो अपना बेनिफिट चाह रही है, वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, ये मान के चलो, या जिसने उन्हें लोन प्रोवाइड किया है, क्रेडिटर्स हो गए, उनसे बचने के लिए वो क्या कर रही है, जानबूझ के इंसॉल्वेंसी का पार्ट कर रही है और इंसॉल्वेंट होके एसेट बेचने के बाद जितना भी मिले ठीक है, नहीं तो क्या करेगी, जो भी शेयर होल्डर है उसके बाद सरप्लस चले जाएगा। यानी एक तरीके से अपना बेनिफिट देख रही है। पर इसमें ऐसा नहीं कहा गया। इसमें क्या बोला गया है कि एक तरीके से कंपनी क्या होनी चाहिए, कभी भी ये नहीं कि कंपनी, हम बोलते हैं कि कंपनी को डेट पे कर सकने वाला होना चाहिए, यानी कंपनी के पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए, कंपनी किसी को फ्रॉड ना करे, ठीक है। और कंपनी में जो भी पर्सन है, बोल सकते हैं, या कॉर्पोरेट पर्सन की बात करते हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, वो कभी भी डिफ़ॉल्टर नहीं कहलाए। तो तब उस केस में क्या करेंगे, कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन का पार्ट ले सकती है। यानी मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि कंपनी एक तरीके से अच्छी होनी चाहिए पोजीशन, उसके बाद कंपनी चाहे तो वॉलंटरी लिक्विडेशन का पार्ट ले सकती है। अब देखिए वॉलंटरी लिक्विडेशन तो जनरली किस केस में हो सकता है, कंपनी अच्छी चल रही है तो लिक्विडेट नहीं होगी। जनरली लिक्विडेट कब होगी, जब हम बोल सकते हैं कि देखिए प्राइवेट कंपनीज़ हैं,
डायरेक्टर्स हैं उनकी आपस में नहीं बनी, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, तो जनरली उस केस में होता है, वैसे पर्टिकुलर आपका इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ए कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलंटरली एंड हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, देखिए बोल दिया ना, मे इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इसी तरीके से आगे आपको सिंपल सिंपल पार्ट दे रखे होंगे, आपके जो ऐसे बोल रखे होंगे कि आप पर्टिकुलर इस सब सेक्शन में जाके पढ़ लीजिए, तो देखिए वो बहुत ज़्यादा टिपिकल पार्ट है या लेंथी पार्ट है, वो अपने नहीं आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से सब सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा बहुत सारा पार्ट। जितना मैंने कवर कराया उसमें क्या है, मेन इसके पॉइंट दे रखे हैं। द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शैल मीट सच कंडीशन एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो जनरली बोल रहा है कि जो भी बोर्ड ने स्पेसिफाइड किया वो सारी की सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट और कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, उस कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, लिक्विडेशन के केस में जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपको बोल दिया विदाउट प्रिजुडिस टू सबसेक्शन 2 वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड एज ए कंपनी शैल मीट द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। अब देखिए ये कंडीशन एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे की जो भी नीचे आ रही है। पहले क्या बोल दिया, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट, एक शपथ पत्र होगा जिसमें डायरेक्टर क्या देंगे, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या शपथ देंगे, ये बोल रहा है दे हैव मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव फॉर्म एन ओपिनियन दैट आइदर द कंपनी हैज़ नो डेट, कंपनी की कोई भी उधारियाँ नहीं है, कंपनी की कोई भी लेनदारियाँ नहीं है जो कि कंपनी को पे करनी है, कोई भी क्रेडिटर नहीं है, डिबेंचर होल्डर ऐसे नहीं है, या अगर कंपनी के है भी तो कंपनी पे आराम से कर पा रही है, और दैट इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट इन फुल फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द असेट टू बी सोल्ड इन द वॉलंटरी लिक्विडेशन, कि अगर कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रही है तो कंपनी के पास इतनी एसेट सफिशिएंट पड़ी हुई है कि वो अपने डेट्स को क्या कर सके, पे कर सके, जो भी उधारियाँ हैं, जो भी लाइबिलिटी है, जो भी ऑब्लिगेशन है, उसको आराम से पे कर पाएगी। तो एक तरीके से ये एफिडेविट में देना पड़ेगा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को। दूसरा, कंपनी इज़ नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, किसी को ठगने के लिए या धोखा देने के लिए कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही। अब ये तो एफिडेविट में देंगे ही देंगे जनरली, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल दिया, अब देखिए ये तो क्या कर सकते हैं, मैनुअली पार्ट है, शपथ तो कोई भी दे सकता है, डायरेक्टर दे सकते हैं, लेकिन साथ में ये चीज़ भी आ गई, डिक्लेरेशन अंडर सबक्लोज ए शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नेमली। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो सबक्लोज ए है उसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी आएगा, जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़े उसके साथ साथ ये भी आएंगे। अब क्या बोल दिया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वही स्टेटमेंट, पीएनएल और बैलेंस शीट एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस 2 ईयर और फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच इज लेटर। देखिए इसका मतलब जनरली यही बोल सकते हैं कि अगर कंपनी पुरानी है तो पिछले 2 साल, अगर कंपनी नहीं है तभी इसने बोल दिया विच इज लेटर। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, मान के चलिए कि जब भी आप लिक्विडेट हो रहे हो, जैसे 1 मई 2020 को लिक्विडेट हो रहे हो, ठीक है, ये मान के चलिए। अब आपको बताया कि 31 मार्च तक का तो आपका बन ही सकता है, जो बैलेंस शीट का पार्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट आप ऑडिट करवा सकते हो, प्रोसेस चल रहा है पूरा का पूरा। तो आपको पता है कि आप 31 मार्च 20 का ऑडिट करवा रहे हो, मान के चलो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का ऑडिट करा दिया और उससे पहले का भी ऑडिट करा दिया। तो पर्टिकुलर पिछले 2 साल के बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड और बैलेंस शीट और पीएनएल ऑडिटेड जो भी है वो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पुरानी कंपनी हो। अब आपने बोला कि आप तो अभी ही रजिस्टर्ड हुए थे, यानी अराउंड कितने 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, तो तभी इसने क्या बोल दिया, और फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच इज लेटर। तो आपको बताया कि आपको 2 साल तो नहीं हुए, क्योंकि अभी आपको 1 साल भी मुश्किल से हुआ है। अगर 9 महीने हुए तो उस 9 महीने का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के या बिजनेस ऑपरेशन के रिकॉर्ड दोनों मिला के आपको क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर पुराना बिजनेस है तो उस केस में आपको पता है कि प्रीवियस 2 ईयर का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। और नया बिजनेस है तो उस केस में तभी इसने क्या कर दिया, विच इज लेटर, क्योंकि उस केस में 2 साल हो ही नहीं पाएंगे, तो बैलेंस शीट और पीएनएल आप दे ही नहीं पाओगे। मान लो कि 1 साल ही हुआ, उसके बाद वाइंडिंग अप कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर 1 साल की ही देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि पिछले 2 साल की और पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच इज लेटर। तो आपको बताया कि 1 साल ही हुआ है तो आप 1 साल के ही रिकॉर्ड दे पाओगे, ठीक। ए रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब देखिए आप अपनी एसेट्स को तो कैसे भी किसी भी पर्सन से करवा के वैल्यू, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, या खुद ही क्या करोगे, वैल्यू करके ज़्यादा दिखा सकते हो। अगर हम बोलेंगे कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या पता आपने सीए को भी खिला दिए उससे रिलेटेड, तो पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हायर करना पड़ेगा और उस केस में वैल्यूएशन कराना पड़ेगा।
फ्रॉड तो देखिए चलता रहता है, लेकिन हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, बोल रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसको हायर करना पड़ेगा और एसेट को वैल्यू कराने के बाद उसकी रिपोर्ट भी साथ में देनी पड़ेगी। ठीक, अब सी क्या बोल दिया, विद इन 4 वीक्स ऑफ ए डिक्लेरेशन अंडर सब क्लोज ए देयर शेल बी। अब देखिए जो ये सब क्लोज ए थी, ये वाला जिसमें आपने क्या बोला कि हमारे पास कोई डेट नहीं है, अगर हैं भी तो हमारे पास एसेट इतनी सफिशिएंट है कि हम बेच सकते हैं, और हम किसी भी पर्सन को ठगने के लिए लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं, डिफ्रॉड करने के लिए नहीं हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जब आपने डिक्लेरेशन दी सब क्लोज ए के अकॉर्डिंग, उसके 4 हफ्ते के अंदर देयर शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इन ए जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली एंड अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज द लिक्विडेटर। सीधी सी बात। तो आपका ये क्या बोल रहा है कि एक जनरल मीटिंग होगी जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, जिसमें क्या बोला, रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली एंड अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हो या लिक्विडेटर भी बोल सकते हो। अगर आप कंपलसरी वाइंडिंग अप का पार्ट देखोगे तो उसमें लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि वॉलंटरी पार्ट है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल का पार्ट आ ही नहीं रहा। सेकेंड, a resolution of the member of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration, if any fixed by its article or on the occurrence of any event in the respect of which the article provided that the company shall be dissolved as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator। अब देखिए, अगर मैंने आपको ऊपर वाला पॉइंट बताया था सेक्शन 304 का, तो सारे लिंक है। अगर आपने ये देखा तो ये वही पॉइंट था। ठीक, आप चाहे पढ़ के देख लेना, वही है कि एक किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी क्या होनी चाहती है, डिसॉल्व होना चाहती है, जैसे 3 ईयर 4 ईयर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये बोल रखा है कि अगर आर्टिकल में पीरियड फिक्स कर दिया गया कि 3 साल बाद हम डिसॉल्व हो जाएंगे, या एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद हम क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर केस होगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेटर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। क्योंकि लिक्विडेटर का काम ही क्या है, एसेट बेच के जो भी लाइबिलिटी है पे करने का, और अगर सरप्लस बचता है तो वो शेयर होल्डर को बांट दिया जाएगा। अगर डेफिशिएंसी का पार्ट है तो उनसे मांग लिया जाएगा उनके ड्यू अमाउंट के फॉर्म में। ड्यू अमाउंट मतलब क्या हो गया, वही जितना उनका पार्ट बचा है। मान के चलो कि किसी से फर्स्ट कॉल नहीं मांगी थी, किसी से हमने क्या हमको क्या मांगनी थी, फर्स्ट और सेकंड कॉल मांगनी थी, तो वो सारा का सारा पार्ट हम पर्टिकुलर, मतलब जो भी उनकी कॉल्स इन एरियर का पार्ट है मान के चलो, या अभी तक जिनसे मांगा नहीं गया था अब मांग लिया जाएगा। तो वो क्या होंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे। उसमें जनरली 2 आते हैं, एक तो ए लिस्ट आता है और एक बी लिस्ट आता है। ए लिस्ट में जनरली क्या आते हैं, प्रेजेंट मेंबर आते हैं। बी लिस्ट में क्या आते हैं कि कंपनी जैसे डिसॉल्व होने का डिसाइड किया, यानी कंपनी ने वाइंडिंग अप का जैसे क्या करा, ये मान के चलो डिसाइड किया और वाइंडिंग अप सेक्शन हो गया, यानी जब से वो चालू हो गया तो उससे जस्ट 1 साल पहले के अंदर वो पास्ट मेंबर थे, उससे जस्ट 1 साल के अंदर बोल रहा है, 1 साल के बाहर नहीं। तो उससे जस्ट 1 साल के अंदर कोई ना कोई वो पास्ट मेंबर थे, उन्होंने अपने शेयर बेच दिए थे। अगर 1 साल से पहले वो बेच देते हैं, मान के चलो कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है 31 मार्च 2020 को, तो आपको पता है कि 31 मार्च 19 से पहले अगर कोई पर्सन अपने शेयर बेच देता है तो वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं कहलाएगा। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर लिक्विडेशन से जस्ट 1 साल के अंदर शेयर होल्डर होना पड़ेगा कि वो उस वक्त था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बी लिस्ट। अब ये देखिए आपका है नहीं, इसलिए मैंने जनरली इसमें कवर नहीं कराया। क्या पता वो भी प्रोविज़न चेंज हो गया हो, क्योंकि ये तो मैंने किस में पढ़ा था, बीकॉम से रिलेटेड बुक्स में देखा हुआ था। द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड बोर्ड अबाउट द रेजोल्यूशन। और मैंने देखिए एक बार ऊपर नहीं पढ़ा, ये बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज ओज एनी डेट टू एनी पर्सन क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ द कंपनी शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन पास्ड अंडर सब क्लोज सी विद इन 7 डे ऑफ सच रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आप ये प्रोवाइडेड देखते हो तो आराम से एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ा कीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ, मान के चलो जनरल मीटिंग में नॉर्मल रेजोल्यूशन था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक तो कोई बोल नहीं रखा, तो बताए कि आर्टिकल्स में जो भी फिक्स था पर्टिकुलर टाइम या इवेंट बोल दिया, तो जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वाइंडिंग अप करना है, ये आपको पता है कंपनी को। लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ तो बोल रहा है कि उसके 7 दिन के अंदर क्रेडिटर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन कब, अगर ये बोल रहा है कि क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ अमाउंट ड्यू है, तो देखो क्या बोल रहा है, डेट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, यानी कंपनी को कुछ उधारियाँ देनी है अपनी किसी भी पर्सन को। पर्सन कौन हो गया, क्रेडिटर।
ये मान के चलना। तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं, आप देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स बोल दिया, तो क्रेडिटर्स तो कोई से भी होंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी क्रेडिटर हैं, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2/3 इन द वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो भी डेट हैं उसमें से जो क्रेडिटर है वो 2/3 वैल्यू के होने चाहिए। मान के चलो कंपनी की उधारी थी 10 लाख की, जिसमें डिबेंचर होल्डर भी थे, ठीक है, लोन प्रोवाइडर भी थे और क्रेडिटर भी थे, ये सारा पार्ट था। तो ये बोल रहा है कि उस केस में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब देखिए आपको ये नहीं पता कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या है, तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट में देख लीजिए, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो 10 लाख का 2/3 कितना हो गया, ये हो गया समथिंग 6,66,000, या मैं इसको 9 लाख कर देता हूँ, नहीं तो पॉइंट में आएगा ना। तो 9 लाख का 2/3 देखिए कितना आएगा, 6 लाख आएगा। तो अराउंड 6 लाख के क्या होने चाहिए थे, क्रेडिटर होने चाहिए थे। तो जब उन्होंने एक तरीके से अप्रूवल दे दी कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए एक तरीके से, तब जाके ही क्या होगा, लिक्विडेशन होगा, यानी लिक्विडेशन स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोवाइडेड द कंपनी ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन द वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लोज सब क्लोज सी, जो कि आपने देखा अभी पास हुआ था, ये सी में ही तो था, विद इन 7 डे ऑफ सच रेजोल्यूशन। तो जैसे ही वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है उसके 7 दिन के अंदर क्रेडिटर्स भी एक तरीके से अप्रूवल दे रहे हैं। अगर वो अप्रूवल नहीं देते हैं तो उस केस में, और क्रेडिटर कितने होने चाहिए, टोटल डेट के 2/3 होने चाहिए। अब आपका क्या बोल दिया, 4th पॉइंट, द कंपनी शैल नोटिफाइड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द बोर्ड अबाउट द रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 3rd टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 डे ऑफ सच रेजोल्यूशन और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द क्रेडिटर्स एज द केस में बी। अब देखिए अगर क्रेडिटर इतने ज़्यादा ही नहीं थे तो उस केस में आपको पता है कि जो भी आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, क्योंकि उस केस में आप वॉलंटरी लिक्विडेट की कर रहे हो, तो जैसे ही वॉलंटरी लिक्विडेट का रेजोल्यूशन पास कर दिया तो उस केस में आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करोगे, ठीक है। एंड द बोर्ड, बोर्ड कौन सा आ गया, वही आपको पता है कि जो इससे रिलेटेड बोर्ड हो गया, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। तो देखिए इसमें यही पार्ट बोल रखा है कि 7 दिनों के अंदर जनरली क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को एक तरीके से नोटिफाई करना पड़ेगा और बोर्ड को नोटिफाई करना पड़ेगा जो भी नॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया है। या अगर आपको पता है कि क्रेडिटर से रिलेटेड भी अप्रूवल लेनी थी तो आपके 7 दिन और लग गए थे, क्योंकि विद इन 7 डेज हम क्या बोल सकते थे, क्रेडिटर्स जो भी होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, टोटल डेट के 2/3 वैल्यू के होने चाहिए, तो उनकी भी अप्रूवल मिलनी चाहिए। अगर क्रेडिटर कम है तो उनकी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमारे 7 दिन बच जाते। क्योंकि जनरली देखिए क्रेडिटर क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, आपस में मीटिंग बैठाएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे कि हाँ हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नहीं देंगे तो हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी लिक्विडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रेडिटर को लग रहा है कि हमारे डेट का पेमेंट ये नहीं कर पाएंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन के थ्रू, इतनी एसेट नहीं है, जानबूझ के बोल रहे हैं कि एसेट है, इन्होंने एफिडेविट करवा दिया लेकिन इनके पास इतनी एसेट नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो वॉलंटरी लिक्विडेट करवाएंगे ही नहीं, ये बोल दिया। लेकिन जैसे ही अप्रूवल मिल गई, ठीक, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिफाइड या बोर्ड को नोटिफाइड करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर अंडर सबसेक्शन 3, ये बोल दिया, द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन अंडर सब क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 3। अब देखिए कभी भी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको बोलता है कि ये सबसेक्शन 3, तो आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है सेक्शन 59, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये सबसेक्शन 3 आ गया, और उसके अंदर क्या बोल दिया, जो उसका सब क्लोज है वो सब क्लोज सी है। और सब क्लोज सी में आपने क्या देखा कि नॉर्मल कंपनी क्या कर रही है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रही है कि हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हो गया या इवेंट खत्म हो गया, उस केस में हम लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन बीच में क्या आ गए, क्रेडिटर आ गए, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू के थे, 2/3 से ज़्यादा वैल्यू के थे टोटल लाइबिलिटी के, ठीक है, समझ गए, टोटल डेट के। तो अगर ये पार्ट आ गया तो इनकी अप्रूवल अगर मिल गई, तो जैसे ही अप्रूवल मिली उस दिन से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उस दिन से ऑर्डर पास हो गया, तो उस दिन से लिक्विडेटर क्या करेगा, एसेट्स को बेचना चालू कर देगा, यानी हमने लिक्विडेटर को अपॉइंट करना चालू कर दिया, वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है। अब छठा क्या पॉइंट दे रखा है आपको, छठा क्या है आपका, सबसेक्शन है जो 59 का याद रखना, द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 35 to 53 of chapter 3rd and chapter 7 shall apply to voluntary liquidation proceeding for corporate person with such modification as may be necessary। अब देखिए ये जनरली हमें सेक्शन है ना, ये पर्टिकुलरली अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अब स्पेसिफिकली ये सारे तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमें सेक्शन 59 से रिलेटेड पार्ट ही कवर करना है। और देखिए अपना ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अगर इसमें आएगा भी तो सेक्शन का पार्ट आएगा, या जो मैंने पर्टिकुलरली आपको 14 डेज़ 7 डेज़ 60 डेज़ ये बताया, एफिडेविट का पार्ट बताया, तो ये जनरली आपसे पूछ सकता है कैसे पॉइंट में, वही आपसे 4 पॉइंट पूछ लेगा, ये बताएगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है।
या आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक पर्टिकुलर जो ये प्रोविजन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का, ये किस सेक्शन से रिलेटेड होगा, तो आपको 59 बताना है। ऐसे ही जनरली पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेयर द अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप and assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to adjudicating authority for the dissolution of such corporate person। तो यहाँ पे यही बोल दिया कि जब कॉर्पोरेट पर्सन के जो भी अफेयर हैं कंप्लीटली वाउंड अप हो गए और एसेट कंप्लीटली लिक्विडेट हो गई, तो लिक्विडेटर किसको करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सच कॉर्पोरेट पर्सन। फिर आपको ये बोल रखा है अगले पॉइंट में 8th और 9th में, देखिए आप पिछला पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो पर्टिकुलर ये देख सकते हैं कि देखिए जब भी हम कॉर्पोरेट पर्सन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी क्या हो गई, कंप्लीटली वाउंड अप हो गई, ठीक है, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमने लिक्विडेटर, देखो यहाँ पे हम वॉलंटरी की बात कर रहे हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या हो गया कि हमने एक लिक्विडेटर अपने हिसाब से अपॉइंट किया था, कोर्ट के थ्रू नहीं किया था। तो याद रखना कि वो लिक्विडेटर क्या बोलेगा कि मैंने एसेट बेच दी है, उसके बाद जो भी लाइबिलिटी है सारा पार्ट हमने पे कर दिया। तो ये बोल रहा है इट एसेट्स कम्प्लीटली लिक्विडेटेड, इसका मतलब सारी सोल्ड हो गई है, उसका जो भी रिकवर करके हमने डेट का पेमेंट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, सब कुछ एफिडेविट दिया गया था और आपको पता है कि या तो डेट थे ही नहीं, और अगर डेट थे मतलब लाइबिलिटीज़ थी तो एसेट इतनी सफिशिएंट थी या उनकी वैल्यू इतनी अच्छी थी, क्योंकि रजिस्टर वैल्यूअर की रिपोर्ट भी दी गई थी। तो आपको पता है एसेट अच्छी थी तो आराम से बिक जाएगी, ठीक है। द लिक्विडेटर शेल मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब देखिए जनरली इसका तो कोई स्पेसिफिकली मुझे पता नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक मुझे पता था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जनरली ये होता है। या हम बोल सकते हैं कि जो भी कोर्ट है, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो मतलब यही हो गया कि पर्टिकुलर कोर्ट है, वहाँ पे ये अप्लाई करेगा कि मैं लिक्विडेटर हूँ इस कंपनी का, वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में मुझे अपॉइंट किया गया था, तो मैंने एसेट बेच के जो भी डेट है उसका ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर दिया है। तो अब ये जो कॉर्पोरेट पर्सन है मतलब कंपनी है, इसका डिसॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर पर्टिकुलर देखिए कंपनी खुद ही सब कुछ कर रही है तो उस केस में क्या होगा, कोई उसका मैं बोल सकता हूँ कि देखिए ट्रांसपेरेंसी का पार्ट नहीं रहेगा। तो ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से किस तरीके से रहेगी, जो भी लिक्विडेटर है जब वो कोर्ट में क्या करेगा एक तरीके से, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक। 8th में क्या बोल रखा है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर अंडर सबसेक्शन 7 pass an order that corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly। देखिए नॉर्मल पार्ट है, सीधी सी बात है कि जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करी किसने, लिक्विडेटर ने, तो ये बोल रहा है कि जैसे ही लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल करेगा और जो पर्टिकुलर NCLT या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दे रखी है वो क्या करेगा, पास एन ऑर्डर दैट कॉर्पोरेट पर्सन, यानी जो भी कंपनी है वो डिसॉल्व हो गई, जैसे ही वो पर्टिकुलर ऑर्डर पास करेगा, कौन, वो कोर्ट या वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये बोल रहा है, यानी वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल। और ये बोल रहा है एंड द कॉर्पोरेट पर्सन शैल बी डिसॉल्व अकॉर्डिंगली। तो कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी की हो जाएगी, उस अकॉर्डिंग डिसॉल्व हो जाएगी और उसके रजिस्टर में से नाम हट जाएगा। रजिस्ट्रार का जो भी रजिस्टर है उसमें से उस कंपनी का नाम हट जाएगा। पर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपी ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 8 shall within 14 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the corporate person is registered। तो जनरली मैं बोल सकता हूँ कि देखिए रजिस्ट्रार के पास जो भी रजिस्टर है, तो रजिस्ट्रार कैसे करेगा, पर्टिकुलर वो ऑर्डर लेगा, किसका लेगा, कोर्ट का ऑर्डर, और ये आपको क्या करना है, कंपनी को 14 डेज़ के अंदर उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्ट्रार ये ऑर्डर देखेगा वो रजिस्टर में से नाम हटा देगा, ठीक है। तो बोल रहा है बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड। जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है वहाँ पे ये रिपोर्ट चली जाएगी, ये ऑर्डर चले जाएगा, जो कि किसका ऑर्डर है, NCLT का या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। ये सारा पार्ट आपका हो गया। अब देखिए आपका जो पार्ट है सारा का सारा एंड जो जनरली प्रोसेस से रिलेटेड था, एक बार आप कवर करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तो इसके थोड़े थोड़े डिटेल पॉइंट आपको बता दिए। अब ये लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे रखा है, जो कि जनरली मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का पार्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये दोनों पार्ट बताऊंगा। पहले मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का पार्ट बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पार्ट भी आपको बताऊंगा और उसका एग्जाम्पल के थ्रू भी कवर कराऊंगा, ठीक। मैंने नीचे एक एग्जाम्पल कवर कर रखा है ताकि आपको पार्ट पता चल जाए। अब देखिए इसमें डिटेल पार्ट है, तो मेरे हिसाब से तो क्या है, 2 वीडियो 3 वीडियो इसमें जनरली कवर हो जाएगा। क्या पता अगली वीडियो से अगली वीडियो में पार्ट हो, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल भी कवर कराना है। तो मेरे हिसाब से अभी तक के लिए तो पार्ट इतना काफ़ी है, आगे जो भी पार्ट आते जाएंगे, क्योंकि देखिए कितने सारे पार्ट हैं और कितने सारे इसके थ्योरेटिकल चीज़ है।
और थियोरटिकल के बाद इसका एग्जाम्पल मैंने कवर कर रखा है, ये रहा देखिए। अब ये इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने बस आपको समझाने के लिए कि आपको फॉर्मेट पता चल जाए, इसे हम बोलते हैं जनरली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब देखिए इसमें लिस्ट ए दे रखी है, लिस्ट बी दे रखी है, और ये लिस्ट सी दे रखी है, लिस्ट डी दे रखी है, लिस्ट ई दे रखी है, फिर लिस्ट एफ दे रखी है, फिर आपका जी आता है, एच आता है, ये सारा पार्ट आपको दे रखा है। देखिए एफ दे रखी है लिस्ट, फिर आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, ये जी दे रखी है, और लास्ट में लिस्ट एच दे रखी है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि सरप्लस है डेफिशिएंसी। अभी क्या आ रहा है आपका, डेफिशिएंसी का पार्ट आ रहा है, ये रहा। तो सरप्लस भी आ सकती है और डेफिशिएंसी भी आ सकती है। फिर एक बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यह है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और एक बनाएंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये मेरे हिसाब से देखिए अगली वीडियो में आ जाएगा, या उससे अगली वीडियो में एग्जाम्पल का पार्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का थियोरटिकल पार्ट का तो जो भी पार्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो ज़रूर पूछ लेना, और अगर आपको एक्स्ट्रा पार्ट देखना है तो जैसे मैंने बोला कि आप गूगल पे सर्च करके वो पर्टिकुलर सेक्शन देख सकते हैं। तो उसमें देखिए कितने सारे पार्ट आ जाएंगे, 35 से लेके 53। इतने सारे सेक्शन मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सिर्फ इनसे रिलेटेड सेक्शन ही बताना था, और मैंने करंट का पार्ट बताया जो कि एक तरीके से आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।